दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 1 पेश कश्मीर कारवां। कॉर्नर फ्लैट होने के बायस दाखिले के लिए 2 दरवाजे मिल गए थे। उनमें से एक दरवाजा ड्राइंग रूम में और दूसरा लाउंज में खुलता था। मैं थोड़ा हटकर जीने के पास खड़ा हो गया और शहजाद अली को मैंने इशारा किया कि वो दरवाजे पर दस्तक दे। मैंने इतलाई घंटी बजाने से उसे खास तौर पर मना कर दिया था। उसे होले से दस्तक दी। अंदर नीची आवाज में टीवी चल रहा था। दस्तक के बाद टीवी की आवाज मादूम हो गई। इसका यही मतलब था कि दस्तक को अंदर वालों ने सुन लिया था। वैसे टीवी की आवाज हमें बता चुकी थी कि दोनों या उनमें से कोई एक जरूर जाग रहा था। हम दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे कि मुझे अपने दाएं जानिब कोई शय हरकत करती हुई महसूस हुई। उस तरफ की दीवार में एक खिड़की थी जो यकीनी तौर पर फ्लैट के ड्राइंग रूम की खिड़की थी। मैंने बेख्तियार उस खिड़की की समझ देखा और ये अंदाजा लगाने में मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि खिड़की के पीछे मौजूद पर्दे में हरकत हुई थी। इसका मतलब यही था कि इस पर्दे के पीछे से किसी ने छुपकर हमें देखने की कोशिश की थी। जहां मैं खड़ा था वहां जीने की छत पर रोशन ट्यूबलाइट की रोशनी बड़ी वाफर मिकदार में पहुंच रही थी। गोया मुझे देख लिया गया था। वैसे आज शाम से मैंने अपने हुलिये में बड़ी तसल्ली बख्श तब्दीली कर ली थी। मैंने बर वक्त अपनी जगह से हरकत की और ड्राइंग रूम के दरवाजे को बाहर से कुंडी चढ़ा दी। मेरा ये अमल बे आवाज था। इस दौरान मेरे इशारे पर शहजाद अली दोबारा दस्तक दे चुका था। ये दस्तक पहले की बनिस्बत तेज और ज्यादा शिद्दत से हुई थी। थोड़ी देर के बाद अंदर से किसी ने भारी भरकम आवाज में पूछा, कौन है? हम इस बिल्डिंग में नए आए हैं। मैंने अपनी आवाज में परेशानी भरते हुए कहा, 2nd फ्लोर पर फ्लैट नंबर 204 में। शहजाद अली की मालूमात के मुताबिक 204 में चंद रोज पहले एक फैमिली आकर आबाद हुई थी। मिन्हास बाकर के दफ्तर से यहाँ तक पहुँचने के दौरान में मैंने शहजाद से अच्छी खासी मालूमात हासिल कर ली थी और अब मैं इनको इस्तेमाल कर रहा था। अंदर से उसी भारी आवाज वाले ने सवाल किया, इस बिल्डिंग में नए आए हो तो हम क्या करें? मेरे भाई, मैंने अपने लहजे में मसनूई लजाजत शामिल करते हुए कहा, बात दरअसल ये है कि मेरी बीवी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो पूरे दिनों से है। उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाना होगा। मेरे पास कन्वेंस का बंदोबस्त नहीं है और रात के आखिरी पहर टैक्सी भी आसानी से नहीं मिलेगी। आप लोगों के पास एक स्विफ्ट गाड़ी मौजूद है। अगर आप मुसीबत के वक्त में मेरी थोड़ी सी मदद करें तो अल्लाह आपको इसका अजर जरूर देगा। मेरी बीवी की हालत ऐसी है कि अगर उसे बर वक्त अस्पताल। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा, मैंने पहले तुम्हें देखा नहीं। ये तो मुझे मालूम है नीचे कोई नई फैमिली आई है। मैं उससे पूछ सकता था, पहले मुझे नहीं देखा तो इस वक्त कैसे देख लिया? अगर उस वक्त नहीं देखा तो फिर तुम ये बात इतने वसूख से किस तरह कह रहे हो? मैं जानता था इस शख्स ने खिड़की के पर्दे में दर्द पैदा करके मुझे जीने के पास खड़े देख लिया था और ये हुलिया उसके तय यकीनन अजनबी था। मैं उससे सवाल जवाब करके वक्त जाया करने के मूड में नहीं था। मेरी पहली तरजीह दरवाजा खुलवाना थी। शुक्र का मुकाम यह था कि वह शहजाद की वहां मौजूदगी को महसूस नहीं कर सका था। वो यही समझा था कि दस्तक मैंने ही दी होगी। मैंने शहजाद को खामोश रहने का इशारा करते हुए दरवाजे के पीछे मौजूद शख्स से कहा, भाई तुम ठीक कहते हो, तुमने मुझे पहले इस बिल्डिंग में नहीं देखा होगा। मैं आज रात ही आया हूँ। मेरा काम कुछ इस नौइयत का है कि ज्यादातर शहर से बाहर ही रहता हूँ। शिफ्टिंग मेरे छोटे भाई ने करवाई थी और उसी की जुबानी मुझे पता लगा कि आपके पास स्विफ्ट गाड़ी है। मैंने दरवाजा खुलवाने के लिए बड़े ही मजबूत दलाइल दिए थे, लेकिन अंदर मौजूद शख्स भी बहुत छटा हुआ था। दरवाजा खोलने की बजाय उसने कहा कि तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अपने साथी से मशवरा करता हूँ। हमारे अंदाजे के मुताबिक इस फ्लैट में जहांगीर और फवाद नामी 2 अफराद मुकीम थे जिनका ताल्लुक एक ऐसी तंजीम से था जो यहूदी लाबी के इशारों पर कठपुतली के मानिंद नाचती थी। हमें सिर्फ 1 मिनट इंतजार करना पड़ा। दरवाजे की दूसरी जानब कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने दरवाजे का हैंडल घूमने और अंदर की कुंडी गिराए जाने की आवाज सुनी। वो बहुत ही नाजुक लम्हात थे। गुज़श्ता 1 मिनट में इशारों की जुबान में मैंने शहजाद को आइंदा की हरकत और सकनात के बारे में समझा दिया था और उसने असबात में गर्दन हिलाकर मुझे मुतमईन कर दिया था। गोया उसके दिमाग ने मेरे सिग्नल्स को पूरी तरह रिसीव कर लिया था। मैं फौरी हमले के लिए स्टांस बनाए सांस रोके खड़ा था। जैसे ही अंदर मौजूद शख्स ने दरवाजे के सिंगल पट को चौखट से पीछे हटाने की कोशिश की, मैंने पूरी कुव्वत से डबल हैंड पुश दरवाजे के
पट पर रसीद कर दिया। नतीजे में दरवाजा पूरी तरह खुल गया और उसके पीछे मौजूद शख्स दीवार और पट के दरमियान दब कर रह गया। बेख्तियार उसके हलक से एक करार बरामद हुई। मैंने फ्लैट के अंदर कदम रखते ही दरवाजा बंद कर दिया। मेरे समझ से पहले ही शहजाद भी भर्रा मार कर अंदर दाखिल हो चुका था। मैंने चश्मे ज़दन में दरवाजे को अंदर से बोल्ट कर दिया। इस दौरान में शहजाद ने उस शख्स को अपने पिस्टल के निशाने पर रख लिया। कौन है तुम लोग? उस शख्स ने वहशतज़दा नजर से शहजाद के हाथ में मौजूद पिस्टल की तरफ देखते हुए कहा। मैंने शहजाद से कहा, तुम दूसरे को देखो, मैं इसे देखता हूँ और इसे बताता हूँ कि हम लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं और किस इरादे से यहाँ पहुंचे हैं। शहजाद पिस्तौल समेट कर एक कमरे में घुस गया। मुझे हाली हाथ देखकर वो डरा सहमा हुआ शख्स एकदम से अचानक शेर हो गया। वो पगला ये नहीं जानता था कि मैं निहत्ता किसी मुसल्लत से कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता हूँ। उसने बड़ी ही सुरत से मेरे पेट में टक्कर मारने की कोशिश की। उसकी ये कोशिश जुज़वी तौर पर कामयाब हुई। उसका मेंढे की तरह का झुका हुआ सर मेरे पेट की जिल्द से टकरा गया, मगर मेरे अंदरूनी अज़ा पर कारी ज़रब नहीं लगा सका था। मैंने इस अमल पर फौरन रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए अपने पेट को कमर के साथ लगा लिया था। सांस की मशकों ने मुझे इस फन में हासी महारत बख्शी थी। मैंने खुद को बचाने के साथ ही उस शख्स पर जवाबी हमला कर दिया और उसकी पुष्ट मेरे सामने एक मेज की मानद मौजूद थी। मैंने पूरी ताकत से अपनी दोनों कोहनियां उसकी कमर पर रसीद कर दी। वो एक खौफनाक आवाज खारिज करते हुए धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर गिरा। मैं उछलकर उसके ऊपर से आगे बढ़ गया। उसी लम्हे फ्लैट के किसी हिस्से से ये आवाज मेरी समाज से टकराई। फवाद, ये क्या हो रहा है? तुमने तो बताया था किसी की बीवी। बोलने वाले की जुबान को ब्रेक लग गए। मैं समझ गया उसकी आंखों ने अपने सामने एक पिस्तौल बरदार शख्स को देख लिया था। इस दौरान में फवाद नामी वो शख्स उठकर दोबारा मेरे सामने तनकर खड़ा हो चुका था। हमारी मालूमात के मुताबिक इस फ्लैट में फवाद और जहांगीर नामी दो अफराद ठहरे हुए थे। मुझसे पिटने वाले फवाद नामी शख्स को मुहातब करने वाला जहांगीर ही हो सकता था। फवाद ने जहांगीर के अधूरे सवाल का जवाब देने की बजाय मुझ पर हमला कर दिया। उसे बड़ी ही तेज रफ्तारी से राइट पंच मेरे चेहरे पर आजमाने की कोशिश की थी। मैंने दाएं हाथ की गिरफ्त में उसका मुक्का दबोच कर बड़ी ही सूरत से एक मरोड़ दिया। रद्द-ए-अमल में उसकी कमर ट्विस्ट हुई और चेहरा आगे की जानिब झुक गया। मैंने उसके हमीदा कमर पर बाएं घुटने से ठोकर लगाई। वो मुंह के बल दीवार से जा टकराया। इस तसादम में उसके हलक से एक करबनाक आवाज खारिज हुई। फवाद की तवील दर्दनाक चीख के दौरान में मैंने शहजाद अली को सुना। वो गालबन जहांगीर को पिस्तौल के बल पर धमका रहा था। उसी लम्हे एक नस्वानी चीख भी उस धमकी में शामिल हो गई थी। गोया इन दोनों के अलावा कोई सुरीली चीख खारिज करने वाली भी वहां मौजूद थी। इस सूरत हाल को समझने में मुझे जहन को ज्यादा तकलीफ देने की जरूरत नहीं पड़ी। निस्वानी चीख की आवाज ने मुझे एक लम्हे के लिए फवाद की जानिब से गाफिल कर दिया था। उसने संभल कर मुझ पर हमला कर दिया। उसका हमला बड़ा देसी किस्म का था। मैं ये अंदाजा तो कर चुका था कि फवाद बाकायदा मार्शल आर्टिस्ट नहीं था और ना ही वो मार्शल आर्ट से कोई वाकफियत रखता था। वो मुकामी अंदाज का फाइटर था। फवाद ने मुझे धक्का देकर गिराने की कोशिश की थी। उसकी ये कोशिश जुज़वी तौर पर पूरी हुई। मैं उसका पुश लेकर थोड़ा सा लड़खड़ाया, लेकिन इसी लड़खड़ाहट के दौरान में मेरी व्हील किक चल गई जो फवाद की कनपट्टी पर लगी। वो दोनों हाथों से सर थाम कर पीछे की तरफ हटने लगा। मैंने उसके संभलने से कबल ही एक जबरदस्त साइड किक उसके सीने पर रसीद कर दी। उसके हलक से हों की आवाज बरामद हुई और वो हवा में बैक फ्लाई करते हुए अकबी दीवार से जा टकराया। इस टकराव के नतीजे में उसका जिस्म धप से फर्श पर आ गिरा। उसी लम्हे मैंने अंदर कमरे में धींगा मुश्ती किसी आवाजें सुनी। जाहिर होता था जहांगीर शहजाद से बिड़ गया था। मैंने फवाद के सामने लाउंज में मारकर आराई की थी, जबकि शहजाद फ्लैट के एक कमरे में घुसा हुआ था। मैंने फवाद को तज्जियाती निगाह से देखा। वो फौरी तौर पर उठने के काबिल नजर नहीं आता था। दीवार से टकराव में शायद उसकी खोपड़ी पर कोई शदीद नौयत की चोट आ गई थी। वो लाउंज के फर्श से पड़ा धीरे धीरे करा रहा था। मैं उस पर एक सरसरी सी नजर डालकर कमरे की जाने बढ़ गया। अंदर पहुंचकर एक दिलचस्प और हैरत अंगेज मंजर ने मेरा इस्तकबाल किया। शहजाद और जहांगीर आपस में गुत्थम गुत्था थे। एक महजबी बेडशीट को हंगामी अंदाज में लपेटे बेड पर बैठी कपकपा रही थी। इस पर कपकपी किसी ठंडक की मरहूने मिन्नत नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में जमी वहशत इस बात का ऐलान कर रही थी कि वो अचानक पेश आमदा हालात से बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी। वो थरथर कांपते हुए बड़ी सहमी हुई नजरों से दो इंसानों को जानवरों के मानंद कुश्तम कुश्ता होते देख रही थी।
मैंने उस डरी सहमी हसीना की नशिश से फौरन अंदाजा लगा लिया था कि हमारे वहां पहुंचने से कबल इस फ्लैट में क्या कुछ हो रहा था। मैं उसे नजरअंदाज करके शहजाद की तरफ मुतवज्जा हो गया। शहजाद ने जहांगीर को नीचे गिरा रखा था। वो उसके सीने पर सवार होकर जोर आजमाई कर रहा था। शहजाद कुछ इस तरह जहांगीर पर छाया हुआ था कि जहांगीर का चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा था। जहांगीर के बदन पर इस वक्त सिर्फ एक पाजामा था और उसने शहजाद के पिस्तौल वाले हाथ को बड़ी ही मजबूती से अपनी गिरफ्त में ले रखा था। शहजाद जोर आजमाई के सबब फौरन मेरी समझ में आ गया। फिर इससे कबल के मैं शहजाद की कोई मदद करता, एक फौरी वाक़या पेश आ गया। शहजाद के नीचे दबे हुए शख्स ने अपने जिस्म को एक महसूस अंदाज में जोरदार झटका दिया। शहजाद उसके ऊपर से उछलकर दूर जा गिरा। पिस्टल जहांगीर के हाथ में रह गया। उसने बैक पुश लगाया और सर को झटकते हुए तनकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर मेरी निगाह पड़ी तो मैं उछल पड़ा। मैंने पलक झपकने में उसे पहचान लिया था। मेरी सांस को एक जगह ठहर कर रह गई थी। मैंने अपने तन बदन में एक खुशगवार सनसनी को दौड़ते हुए महसूस किया। हालात की इस करवट ने मुझे मेरे शिकार तक पहुंचा दिया था। मेरी निगाह उस वक्त कोई वहम पी सकती थी, ना ही कोई धोखा खा सकती थी। वो जहांगीर नामी उस शख्स के लहू की प्यासी थी। सांवला रंग, हल्की मूंछे, करह चेहरा, जिस्म माइल बा फरबेही और कद 5 फुट 10 इंच। इस बदबख्त ने मेरे 3 प्यारों को मुझसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया था। वो मीर बख्श, इम्तियाज अली और रूबी का कातिल था। ग्रे पिजारों से बरामद होने वाली गन और उसका गन बरदार, वो ग्रे पिजारो जिसका नंबर 3151 था, जिसकी शीशे स्याह थे, और इसी स्याह शीशों वाली गाड़ी में इसी स्याह बख्त जहांगीर ने गोलियां बरसाकर गोरा कब्रिस्तान के नजदीक मेरे 3 अहम साथियों को मौत के घाट उतारा था। ये तमाम हालात सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरे जहन से गुजरे। मेरे मन में रोशन खौफनाक आग के इंतकामी शोलों में अचानक बला की सी भड़क पैदा हो गई थी। जहांगीर ने मेरे चेहरे पर तेजी से फैलती हुई सफाकी और दरिंदगी को पढ़ लिया। उसकी आंखें बता रही थी कि वो मुझे पहचानने में कोई गलती नहीं कर रहा। जहांगीर ने शहजाद से छीना हुआ पिस्टल मुझ पर तानते हुए गंभीर आवाज में कहा, वजदान मैं जानता हूँ, एक दिन तुमसे सामना जरूर होगा, लेकिन ये मालूम नहीं था कि इन हालात में हमारी मुलाकात होगी। मरने से पहले दुआएं दोहरा लो। अब तुम्हारी जिंदगी के चंद लम्हात बाकी बचे हैं। तुम्हारे लिए भी मेरा यही पैगाम है। मैंने पिस्टल को निगाह में रखते हुए कहा, तुम्हारी तलाश में मैंने एक एक लम्हा बड़ी अजियत से गुजारा है। चलो खुश हो जाओ। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोला, अब तुम्हारी अजियत का खात्मा होने वाला है। मैंने अपनी तवज्जो को उसके कंधों पर मरकूज कर रखा था। इंसानी जिस्म की हरकत और सकनात को ट्रेस करने के 2 अहम टर्मिनल को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बालाई जिस्म की हरकत को कंधों से पकड़ा जा सकता है और ज़ेरी जिस्म की हरकत कमर से जाहिर होती हैं। कमर और कंधे इंसानी जिस्म की हरकत और सकनात के मामले में चुगलखोर साबित होते हैं। इस वक्त सबसे अहम शय इशारिया 3.8 कैलिबर का वो पिस्टल था जो जहांगीर ने बड़े ही खतरनाक अंदाज में मुझ पर तान रखा था। हमारे दरमियान बामुश्किल 4 फुट का फासला रहा होगा। इस महदूद फासले को मेरी एक साइड किक चश्मे ज़दन में पाट सकती थी। मैं उसी लम्हे की तलाश में था जब मज़कूरा किक का इस्तेमाल इंतहाई महफूज होता। मैंने उसे बातों में लगाते हुए पूछा, मेरे साथियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उन्हें जान से क्यों मारा? ये सवाल तुम उन्हीं से पूछना। वो पिस्तौल वाले हाथ को हरकत देते हुए बोला, मैं तुम्हें उनके पास पहुंचाने वाला हूँ। हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। मैंने कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे वजदान कहकर मुखातिब किया। इसका मतलब है कि तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में असबात में सर हिलाने लगा। उसी लम्हे जहांगीर की निगाह मेरे अकब में उठ गई। मेरे लिए इतनी मोहलत काफ़ी थी। मैंने यल करते हुए एक लंबा स्टेप लिया और अगले ही लम्हे मेरी राइट साइड किक उसके पेट में किसी वजनी गोले की मानद लगी। इस ज़र्ब में मेरा बेपनाह गुस्सा भी शामिल था। उसके दोनों हाथ फिजा में बुलंद हुए और वो किसी रिवर्स गियर में सफ़र करते हुए अकबी दीवार से जा टकराया। पिस्टल उसके हाथ से छूटकर बेड के ऊपर जा गिरा। बेडशीट में सुकड़ी हुई सीना ने वहशतना नज़र से पिस्टल को देखा और गैर इरादी तौर पर उसका हाथ पिस्टल की जाने बढ़ गया। ये एक फितरी अमल था। उसे अपनी हिफाजत की खातिर पिस्टल को काबू में करने की कोशिश की थी और इस कोशिश के नतीजे में बेडशीट ने उसकी सतरपोशी से इनकार कर दिया। उसका बेलबास बदन अचानक ही बेडशीट की ओर से बाहर आ गया। उस हसीना के साथ ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम जैसी सूरत हाल होकर रह गई थी। पिस्टल उसके हाथ में पहुंचकर
भी उसके हाथ में ना पहुंच सका। वो इधर और उधर के दरमियान साकत होकर रह गई। उसकी नदामत अमेज बेबसी अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। इस दौरान में शहजाद लपक कर पिस्टल तक पहुंच गया था। मैंने निगाह उठाकर जहांगीर का जायजा लेना चाहा तो अकब से एक ठोकर मेरी कमर पर पड़ी। मैंने पलटकर अपने अकब में देखा तो फवाद था जो संभल कर मुझ पर हमलावर हो रहा था। जहांगीर ने चौंक कर यकीनन उसी को देखा था और मुझे उस पर वार करने का मौका मिल गया था। ये तमाम हालात मुश्किल से 3 सेकंड में रूनुमा हुए थे। इन्हीं लम्हात में फवाद ने मुझ पर वार करने की कोशिश की थी। मैंने अपने अकब में मौजूद फवाद पर बड़ी ही सूरत से एक भरपूर क्रीसेंट किक आजमाई। क्रीसेंट किक हलाली शक्ल में एक कौस बनाती हुई जाती है। इस कौस के रास्ते में आने वाली हर शय को अजीम नुकसान से दो चार होना पड़ता है। फवाद के थोबड़े पर मेरे दायां पांव किसी हथौड़े की मानद लगा और वो उलटकर बेड पर जा गिरा। बेड पर मौजूद हक्का बक्का हसीना की हैरत चकनाचूर हो गई और उसके साथ ही उसके हलक से एक दिलहराश चीख बरामद हुई। अपनी बरहंगी का एहसास होते ही उसने जल्दी से खुद को चादर में लपेट लिया। मैंने शहजाद को फवाद की तरफ बढ़ते हुए देखा तो मुतमईन हो गया। उसी लम्हे मुझे अपने नजदीक किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने देखे बगैर अपना उल्टा हाथ चला दिया। मेरा हाथ जहांगीर के मुंह पर पड़ा। उसके हलक से खौफनाक राहत आ रही थी। मैं उसकी जानब मुड़ा तो वो स्टांस बनाकर खड़ा हो चुका था। उसके अंदाज से मार्शल आर्ट झलक रहा था। मेरे सीने से एक मुतमईन सांस खारिज हो गई। मैंने उसे गुस्सा दिलाने के अंदाज में कहा, उस रात तुमने खाली कलाशनकोव के जोर पर मुझे जेर करने का ड्रामा बर्पा किया था। अगर तुम्हें मार्शल आर्ट में महारत हासिल है तो मौके से फरार क्यों हो गए थे? एक लम्हे का तवक्कुफ करके मैंने चोट की, तुम्हारा दूसरा पकौड़ा साथी कहाँ है? वो फुंकारा। उसे मेरे सवालात का अमली जवाब पेश किया। उसकी तेज रफ्तार राउंड हाउस किक मेरे बाएं कंधे पर लगी। इस किक ने मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि मैं ब्लॉकिंग के लिए हाथ उठा चुका था। मेरे कंधे को हल्का सा झटका लगा। मैंने जवाबन स्पिन किक उसके मुंह पर मारी। मेरा वार हाल ही गया। जहांगीर ने बर वक्त अपने सर को एक जर्क देकर बचा लिया था। उसके साथ ही वो बैक स्टेपिंग करते हुए मुझसे चंद फुट की दूरी पर चला गया। मैंने लपक कर उसकी कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। फिर मेरी नजर शहजाद की जानिब उठ गई। वो अपने मद्दे मुकाबल से बड़ा शानदार सलूक कर रहा था। पिस्टल को उसने अपने लिबास में छुपा लिया था और फवाद की मुरम्मत के लिए वो सिर्फ हाथ पांव को जहमत दे रहा था। उसकी ज़रबें बड़ी ही जची तुली थीं। जहांगीर पलटकर दोबारा हमलावर हुआ। उसने लेफ्ट फ्रंट किक का झांसा देकर राइट फ्रंट किक मेरे चेहरे पर मारने की कोशिश की। मैं उसके झांसे पर एक कदम पीछे हट चुका था। इस अमल की तकमील पर मैंने बड़ी ही तेजी से राइट बैक स्वीप मारी। मेरी पिंडली की तूफानी जरब उसकी झांसा किक वाली टांग पर लगी। उसी लम्हे जहांगीर की हाई फ्रंट किक भी नाकामयाब होकर नीचे आई थी। वो बुरी तरह उलझा और मुंह के बल कमरे के पुख्ता फर्श पर आ रहा। जहांगीर के हलक से एक पुरतकलीफ आवाज खारिज हुई, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो हैंड पुश लगाकर कदमों पर खड़ा हो गया। वो बड़ी ही होनहार नजर से मुझे देख रहा था। उसकी सांसें बेतरतीब और गुर्राहट आमेज थीं। मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और उसके हमलावर होने से कबल ही शुरू हो गया। मैंने अपने कदमों पर उछलकर एक साइड फ्लाइंग किक मारी। मेरे पाँव का ब्लेड उसकी थोड़ी पर लगा। ये पाँव चुके इस वक्त एक फौजी बूट में क़याम पजीर था, इसलिए ये ज़रब क़यामत है साबित हुई। वो चेहरे को पकड़कर ज़मीन की तरफ झुकने लगा। मैंने उसी लम्हे एक लोअर बैक किक उसके मुंह पर जड़ दी। बैक किक को रियर किक भी कहा जाता है। ये किक अपने टारगेट को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाती है, खास तौर पर लोअर बैक किक। जहांगीर के झुकते हुए सर को एक जोरदार झटका लगा। वो पीछे की तरफ उलट गया। मैं उछलकर उसके करीब आया और राइट प्रेशर किक उसके सीने पर रसीद करना चाहिए। वो तेजी से रोल होकर जरा फासले पर चला गया। उसी लम्हे ऊपर धड़ाम से फवाद का जिस्म गिरा। शहजाद ने फवाद को सर से बुलंद करके दूर उछाल दिया था। इस मार्के में शहजाद भरपूर मेरा साथ दे रहा था। उसकी फाइट का अंदाज बड़ा ही मुनफरिद था। उसे मार्शल आर्ट से चुनिंदा टेक्निक्स ले ली थीं। जूडो और सेल्फ डिफेंस को मिलाकर उसने चंद कॉम्बिनेशन तैयार कर लिए थे जो स्ट्रीट फाइट और रूम फाइट में बहुत ही मुफीद साबित होते हैं। जहांगीर इस अफ्ताज से झंझला कर रह गया। मैंने उसकी अच्छी खासी दुर्गत बना डाली थी। वो फवाद को अपने ऊपर से नीचे गिराकर खड़ा हो गया। झंझलाहट में उसने एक लात भी फवाद को रसीद कर दी, जैसे वो दानिस्ता उस पर उछला हो। उसके बाद वो बड़े ही धुआंधार अंदाज में मेरी जाने बढ़ा। उसने सर को टक्कर मारने वाले अंदाज में झुकाकर अचानक दौड़ लगाई थी।
मैं इस अन्ना भैंसे की तरफ से गाफिल नहीं था। उसका सर जैसे ही मेरे नजदीक पहुंचा, मैंने दाएं घुटने की एक भरपूर जरब उसकी खोपड़ी पर आजमाई। ठक की आवाज पैदा हुई और वो एक मर्तबा फिर मुंह के बल जमीन पर गिरा। इस बार जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो एक वहशतनाक मंजर देखने को मिला। घुटने की जरब के बायस शायद उसकी जुबान दांतों तले दबकर कट गई थी। उसका दहाना लहूलुहान हो चुका था। उससे पुंकारते हुए मुंह में जमा होने वाले खून को एक जानब थूक दिया। उस थूक में उसका एक दांत भी मौजूद था। जहांगीर ने वहशतनाक नजर से अपने ताज़ा बताज़ा उखड़े हुए दांत को देखा, फिर उस मुकाम पर हाथ लगाया जहां थोड़ी देर पहले दांत मौजूद था। उसके बाद वो किसी खूनी दरिंदे की मानद मेरी जाने बढ़ा। उसे मेरे नजदीक आकर चेहरे पर राइट पंच मारने की कोशिश की। मैंने साइड स्टेप लेकर उसके बाजू को ब्लॉक किया। वो अपनी नाकामयाबी पर झंझलाया और बॉडी को घुमाकर लेफ्ट पंच मारने की कोशिश की। ये उसकी एक इस्तरारी और झंझलाहट अमेज हरकत थी जिसका नतीजा उसके हक में बहुत ही नुकसानदेह साबित हुआ। बॉडी को घुमाने के बाद उसकी पुश्त मेरी तरफ हो गई थी। मैंने उसके दोनों बाजू को कलाइयों के मुकाम से गिरफ्त में ले लिया और उसकी तशरीफ पर एक नीची फ्रंट किक जड़ दी। उसके साथ ही मैंने उसके बाजुओं को आज़ाद कर दिया। फ्रंट किक के पुश ने उसके अंदर मेल ट्रेन का इंजन फिट कर दिया था और वो तेज रफ्तारी से सामने वाली दीवार से जा टकराया। मैं एक लंबा स्टेप लेकर उसके करीब पहुंच गया। उस शख्स की तरफ से मेरा दिल गम और गुस्से से भरा हुआ था। मैं अमीर बख्श जैसे जानिसार, इम्तियाज अली जैसे जान बहार और रूबी जैसी इंतहाई पुरनिगार साथियों की अलमनाक मौत को एक लम्हे के लिए भी नहीं भूला था। इन तीनों की बर्बादी का सबब यही शख्स जहांगीर था। मैं तो इसको पहचानने का वो मकसद भी फरामोश कर बैठा था जिसके खातिर हम यहाँ गुलिस्तान जौहर के दूर दराज इलाके में पहुंचे थे। इस शख्स की शक्ल देखते ही मेरे दिमाग में अपने प्यारों के चेहरे रोशन हो गए थे। इनकी उजागर सूरतें सिर्फ एक ही लफ्ज की तकरार कर रही थी, इंतकाम, इंतकाम, इंतकाम। मैं अपने अजीज साथियों की इस पुकार को नजरअंदाज करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इनकी मौत का इंतकाम तो मुझ पर एक कर्ज की सूरत लदा हुआ था, एक ऐसा बोझ जिसको उतारे बगैर सांस लेना भी महाल हो। ये मैं ही जानता था कि अब तक मैंने किस दुश्वारी से अपने तनफ्फुस को बहाल कर रखा है। जहांगीर किसी बहुत ही ढीठ मिट्टी से बना हुआ था। उसकी कुव्वते बर्दाश्त काबिले जिक्र थी। वो जिस हद तक मुझसे पिट चुका था उसके बाद तो उसे लंबा लेट जाना चाहिए था, लेकिन वो एक मर्तबा फिर हम ठोंक कर मेरे सामने इस्तादा था। मैंने शोलाबार नजर से उसे देखा तो वो सुलग उठा, फिर बड़े ही वहशियाना अंदाज में मुझ पर हमलावर हुआ। उसने नी शार्ट का डाज दिया और पलच थपकने में एक फ्रंट फ्लाइंग किक चला दी। उसकी किक मेरे शाने पर लगी। मैं रद्देमल के तौर पर बैक फुट पर आकर गिरा। गर्दन को पीछे की तरफ झुका चुका था मैं। फिर उसने जो किक लगाई थी उसमें कोई खास फोर्स भी नहीं थी। मैं बस एक हल्का सा झटका महसूस करके रह गया था। जहांगीर ने अपनी इस नींद कामयाब कोशिश को ओवर एस्टिमेट किया और बड़े ही फहरिया अंदाज में मेरी जाने बढ़ा। उसे तेज रफ्तारी से लेफ्ट राउंड हाउस चलाई। मैं एक स्टेप पीछे चला गया। मैंने ज्यादा पुरजोश अंदाज में राइट राउंड हाउस मारी। मैंने उसके जोश से फायदा उठाया और सूरज से नीचे बैठते हुए एक बैक स्वीप मारी। वो पुश के बल फर्श पर आ रहा। राइट राउंड हाउस किक ने उसका तवाज़ुन बिगाड़ दिया था क्योंकि वो निशाने को टच नहीं कर पाई थी। मैं उसी लम्हे नीचे बैठ गया। जब कोई किक अपने निशाने पर न लगे तो हमला आवर का तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ही कठिन काम होता है। जहांगीर पर भी एक वहशत सवार थी, इसलिए वो संभल न सका। स्वीप वैसे भी बद्दे मुकाबल को जमीन बोस करने के लिए लगाई जाती है। खास तौर पर बैक स्वीप तो किसी झाड़ू की मानंद अपनी राह में आने वाली हर शय का सफाया ही करती चली जाती है। इस मर्तबा जहांगीर ने उठने में थोड़ी ताहिर कस से काम लिया। वो जैसे ही सीधा हुआ मैंने एक स्टेप लेकर स्नैप किक लगाई। वो लड़खड़ाया और एक कदम पीछे चला गया। मैंने आगे बढ़कर फ्रंट प्रेशर किक उसके शाने पर जड़ दी। वो डगमगाते हुए एक मर्तबा फिर जमीन पर आ गिरा। मैंने बाएं शाने को थाम रखा था और उसका चेहरा अजियत की अमाजगाह का मंजर पेश कर रहा था। वो चेहरा जो पहले ही लहूलुहान हो रहा था। उस तरबतर सूरत में अजियत के तासुरात ने ऐसा बिगाड़ लगाया कि जहांगीर का चेहरा भयानक शक्ल इख्तियार कर गया था। वो उठकर खड़ा हुआ तो झूम रहा था। उसका मजरूब बाजू शाह पर लटकी हुई किसी तुरई की मानंद झूल रहा था। मेरी प्रेशर किक ने उसके शाने का कबाड़ा कर दिया था। बादियों नजर में यूं महसूस होता था जैसे उसके बाएं शाने का जोड़ अपनी जगह से खिसक गया हो।
जहांगीर ने कीना तो नजर से मुझे देखा, फिर दाएं हाथ से अपने बाएं नकारा बाजू को सहलाते हुए बोला, देख लेना तुम्हारा हशर बहुत बुरा होगा। फिलहाल तो मैं तुम्हारा हशर बुरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने धाड़ कर कहा, बताओ तुमने मेरे साथियों को। वो मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही फट पड़ा। उसके मुंह से गालियों का गटर उबलने लगा। ये एक तरह से उसकी शिकस्त का ऐलान था। वो मुझे और मेरे साथियों को गालियों में तोलने लगा। बहादुर इंसान डट कर मुकाबला करता है, बुज़दिल कमजोर शख्स मुसीबत आने पर गालियों का सहारा लेता है। वो अब तक मेरे सामने बड़ी ही जवामर्दी से डटा हुआ था, लेकिन इस आखिरी मरहले पर उसकी बुज़दिली अचानक उभर कर सामने आ गई थी। मैंने एक लॉन्ग स्टेप साइड किक उसके सीने पर मारी। वो उलट कर पीछे गिरा। मैं उछक कर उसके सीने पर सवार हो गया और फिर उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर मैंने उसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर दी। वो मज़ाहमत की पोजीशन में नहीं था और ना ही उसमें थी सख्त बाकी बची थी। चंद ही लम्हात में उसके हाथ पांव उसने छोड़ दिए। मैंने उसके गाल पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, तुम्हारी बातों से ये तस्दीक हो चुकी कि तुम मेरे साथियों के कातिल हो। अब शराफत से ये भी बता दो कि तुम यहूदी लाबी के लिए किस किस्म की खिदमत सरंजाम दे रहे हो। उसकी आंखों में वहशत सी भर गई थी। लुकना ज़दा लहजे में बोला, मैं किसी यहूदी लोबी को नहीं जानता। मैं जानता हूँ। मैंने उसकी गर्दन को अपने हाथों की गिरफ्त में कसे हुए कहा, यहूदी लाबी और उसके मकासद को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम लोग किसी ऐसी मुकामी तंजीम से वाबस्ता हो जो यहूदी लाबी के मफाद की खातिर उनके इशारों पर नाचती है। मेरे सामने तुम्हारी दरोगोई नहीं चलेगी। तुम दोनों को काफ़ी दिनों से वॉच किया गया है। तुम अगरचे इस मुकामी तंजीम के आलाकार हो, लेकिन मैं तुम्हारे जरिए यहूदी लाबी तक पहुंच जाऊंगा। अगर तुम्हारे अंदर जिंदगी की ख्वाहिश मर नहीं गई तो जुबान खोल दो। मैंने बताया है ना, मैं किसी ऐसी लाबी से वाकिफ नहीं हूँ। उसने निगाह चुराते हुए कहा, तुम हाँ मुझ पर शक कर रहे हो। मैंने उसके दूसरे गाल पर भी एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया, फिर गुर्रा कर कहा, मुझे तशद्दुद के लिए मजबूर ना करो। मैं कम वक्त में ज़्यादा काम निपटाने के मूड में हूँ। अगर तुमने मेरा कीमती वक्त बर्बाद करने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। अपनी बात खत्म करते ही मैंने पिंडली पर मौजूद हंजर को एक झटके से बाहर खींच लिया, फिर उसके बरहना फल को अपने नीचे दबे हुए जहांगीर की आंखों के सामने चिपकाया। इम्तियाज अली की यादगार उस हंजर का फल पूरे 8 इंच तवील था। फल के एहतताम पर 5 इंच का दस्ता था। 13 इंच तवील ये तिश्ना लब खूनहार हथियार हर वक्त मेरी पिंडली से चिमटा रहता था और मेरे इशारे पर चीर फाड़ के लिए पेशकदमी करने में एक लम्हे की ताहीर भी उसे बर्दाश्त नहीं थी। इस दौरान में शहजाद अली भी हमारे करीब आ गया था। उसने अपनी हुनरमंदी से फवाद को चारों खाने चित लटा दिया था। वो बेचारा उस वक्त गहरी गफलत में था। उसका बेहरकत जिस्म कमरे के फर्श पर बेड के किनारे ही पड़ा था। बेड पर मौजूद हसीना बड़ी ही वहशतनाकी से हमारी कार्रवाई देख रही थी। वो हासी ज़हीन और मौका शनास मालूम होती थी। इस दौरान में उसने चीखने चिल्लाने या वहां से फरार होने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता बेडशीट के अंदर ही उसका खौफजदा चेहरा मुसलसल उस खेल को देख रहा था जो पिछले 15 मिनट से वहां जारी था। मैंने अपने हंजर को बड़े ही खौफनाक अंदाज में हरकत दी और जहांगीर से पूछते हुए कहा, जुबान खोलते हो या मैं इसकी धार का मुजाहरा पेश करूं? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो मुझे चक्कर देने की कोशिश करने लगा, हालांकि उसकी आंखें चीख चीख कर कह रही थी कि मैंने बिल्कुल ठीक बंदे पर हाथ डाला है। ये आंखें बड़ी ही चुगलखोर होती हैं, हर बात बता देती हैं। किस किस्म की गलत फहमी? मैं गर्राया, हम किसी यहूदी लाबी के लिए काम नहीं करते। वो अटक अटक कर बोला, तुम जिस तंजीम के आलाकार हो वो यहूदियों की टाउट है। मैंने बफरे हुए लहजे में कहा, बताओ तुम किस तंजीम से वाबस्ता हो और तुम्हारे बास का नाम क्या है? वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे तकने लगा। उसकी आंखों में तामल की गहरी छाइयाँ थी। वो मुझे हाँ और ना के बीच में लटका हुआ दिखाई दिया। शहजाद अली ने मुझसे मुहातिब होते हुए कहा, वजदान, लातू के भूत बातों से नहीं मानते। इसकी जुबान खुलवाने के लिए तुम्हें सख्ती करना होगी। ये लातू का भूत नहीं शहजाद, मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा। इसके साथ तो लात मुक्का बहुत हो चुकी, फिर भी खामोश है। लात मुक्का से ये जुबान नहीं खोलेगा। इसकी जुबान खुलवाने के लिए मुझे पहले इसकी फसद खोलना होगी। ये भी तो देखे मेरी फसाद दसने। बात खत्म होते ही मैंने अपने हंजर की धार को उसके बदन के एक निहायत ही नाजुक हिस्से पर आजमाया। ये एक मामूली सा चरका था, लेकिन मेरे नीचे दबा हुआ शख्स तकलीफ की शिद्दत से चीख उठा। नीस तेज धार हंजर ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था।
मैं उसकी चिल्लाहट की परवाह किए बगैर 1 इंच के फासले पर दूसरा चरका लगाया। वो ज़बा किए हुए जानवर की मानद हाथ पांव फेंकने लगा। मैंने हंजर की नोक को उसकी शेरक पर चबोते हुए धमकी अमेज लहजे में कहा, मैं तुमसे आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ जहांगीर। मेरे अंदाज में सफाकी की कोई कमी नहीं थी। तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है और तुम्हारे बास का क्या नाम है? अगर मेरी बात के एहतमाम पर तुमने इन सवालात का जवाब ना दिया तो हर 5 सेकंड में तुम्हें एक अजियतनाक छिरके का तोहफा पेश करूंगा और बिलाहिर तुम्हारी शेरक तक पहुंच जाऊंगा। तुम जानते हो शेरक पर लगने वाला कट कितना जान गसल होता है। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए दो टोक अंदाज में कहा, अब ये तुम्हारे हाथ में है, जुबान खोल दो या खराब मौत मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी एक बुलंद आहंग चीख कमरे की फिजा में तहलील होकर रह गई। इस मर्तबा मेरे हंजर ने कुछ ज्यादा ही डीप कट लगा दिया था। वो बेआब मछली की तरह तड़पने की कोशिश करने लगा। कोशिश इन मानो कि वो मेरे नीचे बहुत बुरी तरह से दबा हुआ था और दबा हुआ शख्स किसी भी काम की कोशिश ही कर सकता है। वो काम अपनी मर्जी से तकमील तक पहुंचाना उसके एख्तियार में नहीं होता। जहांगीर की बेइख्तियारी ने उसे तड़पने फड़कने पर मजबूर कर रखा था। वो बेआब मछली की मानद उछल कूद मचाकर अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकता था। मैंने उसकी आहो बुका की परवाह किए बगैर चरकाबाजी जारी रखी तो उसे घुटने टेकने पड़े, और जब इंसान घुटने टेकता है तो फिर उसे हथियार फेंकना पड़ते हैं। वो निहत्ता हो जाता है। जहांगीर ने अपने निहत्तापन का ऐलान करते हुए जुबान खोल दी। मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, वो सरासीमा लहजे में बोला। खुदारा इस मौजी हंजर को मेरी गर्दन से हटाओ। मैंने गंभीर आवाज में कहा, ये हंजर तुम्हारी गर्दन से हट रहा है और सिर्फ इसलिए हट रहा है कि मेरे सवालात के तसल्ली बख्श जवाब दे सको। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैंने सफाक लहजे में कहा। उसने अपनी वहशतज़दा आंखों को बंद करके खोल दिया। ये उसका असबाती जवाब था। मैंने बात को जारी रखते हुए कहा, अगरचे तुम्हारे जवाबात से मेरी तशफी ना हुई तो बस समझ लेना कि तुमने जिंदगी बचाने का ये आखिरी मौका भी गवा दिया। फिर मैं उसके सीने से नीचे उतर आया। उसकी इतनी दुर्गत बन चुकी थी कि वो फरार होने या हमलावर होने का ख्याल दिल में भी नहीं ला सकता था। मैंने उसे एक कुर्सी पर बैठने का हुक्म दिया। उसने फौरन मेरे हुक्म की तामील कर दी। मैंने शहजाद को इशारा किया, शहजाद तुम इस मरदूद को अपने पिस्टल के निशाने पर रख लो। अगरचे मुझे उम्मीद तो नहीं कि ये कोई शैतानी हरकत करेगा, लेकिन फिर भी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर इसने मेरे किसी सवाल का जवाब देते हुए गड़बड़ की तो मैं सिर्फ तुम्हारा नाम पुकारूंगा। तुम शहजाद का लफ्ज सुनते ही बेदरेगी से शूट कर देना। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये बात मैंने महज जहांगीर को दहशतज़दा करने के लिए कही थी ताकि वो किसी भी किस्म का कोई मनफी ख्याल दिल में ना लाए, और अगर उसका जहन किसी सरकशी का सिग्नल दे भी तो वो अपनी जान के खतरे में डालने का रिस्क ना ले और इस सिग्नल को ख्याल अंदाज कर दे। उसके बाद मैंने दूसरी कुर्सी संभाली और बेडशीट पर मौजूद हसीना की जाने मुतवज्जा हो गया। खौफनाक फल वाला हंजर बदस्तूर मेरे हाथ में था। हसीना की वहशतज़दा निगाह उसी हंजर पर जमी हुई थी। मैंने उसे बगैर नाम के मुहातिब करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और उसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।